आप सभी छात्रों का स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षा में। और आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अपने आखिरी पायदान पे हैं, आखिरी चैप्टर पे हैं। और ये चैप्टर शोध विधियों को लेकर के है। और आज की हमारी शोध विधि है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अगर पूरे तरीके से कहें तो एक्सपेरिमेंट एज ए मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जिसकी चर्चा हम लोग आज से शुरू करेंगे। अभी से पहले कई सारी विधियों की चर्चा हुई, जिसमें क्वेश्चनर, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, केस स्टडी या अन्य मिलती जुलती दूसरी प्रविधियां। इन सारी प्रविधियों में से एक खास प्रविधि, एक विशेष प्रविधि प्रयोगात्मक प्रविधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसकी चर्चा हम लोग अपने आज के लेक्चर में करेंगे। जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि शोध के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए इतनी सारी विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके पीछे उद्देश्य था। क्या कोई एक विधि अगर अपने आप में पर्याप्त होती, पूर्ण होती, तो इतनी जो 7-8 विधियों का हमने नाम लिया, इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं, हिस्ट्री टेकिंग, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज और भी तमाम चीजें हैं। उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इतनी तमाम तरह की विधियों की जरूरत क्यों पड़ी है। तो कारण यह है कि शोध के विषय, शोध की समस्या, शोध के डिजाइन के अनुसार, सैंपल के गुण के अनुसार, वातावरण के अनुसार कोई एक विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। किसी एक खास परिस्थिति में, किसी एक खास माहौल में एक विधि कारगर है, वहीं जब माहौल और परिस्थिति बदल जाती है तो वो विधि बहुत कारगर नहीं रह जाती है, उसकी कुछ लिमिटेशन सामने आने लगती हैं और उन लिमिटेशंस को कोई दूसरी विधि पूरा करती है। इसलिए इन तमाम विधियां जो हैं शोध के लिए पूरक की तरह हैं। अपने आप में कोई विधि पूर्ण नहीं है, अपने आप में कोई विधि न्यून नहीं है, बुरी नहीं है, खराब नहीं है, डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पे सबका महत्व है और कुछ विशेष स्थानों पे वो कुछ कम महत्वपूर्ण भी साबित होती हैं। लेकिन आज जो हम लोग प्रविधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, ये प्रविधि की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको इतनी तवज्जो, इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है या दिया जाना चाहिए। तो सबसे खास विशेषता ये है कि ये, अगर हम लोग मनोविज्ञान के संदर्भ में बात करें तो मनोवैज्ञानिक शोध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा स्तर दिलाने में ये प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रविधि का वैज्ञानिक मान, साइंटिफिक वैल्यू काफी ज्यादा है, जिसके कारण इस प्रविधि को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो ये बात और क्लियर होकर के आएगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे समझने के लिए शुरुआत में ये कहा जा सकता है कि साइंटिफिक ओरिएंटेशन के ढंग से ये प्रविधि मनोविज्ञान, जो कि सोशल साइंस का एक विषय है, एक जटिल विषय है, उसमें इस प्रविधि ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक शोध और मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित होने में बहुत मदद मिली है। अब आते हैं इस सिलेबस थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या है हमारा सिलेबस इस चैप्टर को लेकर के। तो पहला पार्ट जो है कि ऑब्वियसली वो जो भी हम विधि की चर्चा कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन, उसकी समझ, उसकी रूपरेखा, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपके सिलेबस में वो है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी चर्चा की जाती है वो। और तीसरी जो हेडिंग है सिलेबस में वो है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो मुख्य टाइप्स
सिलेबस के अनुसार, टाइप्स अलग भी होते हैं लेकिन सिलेबस जो लिखा हुआ है उसके अनुसार लेबोरेटरी सेटिंग में होने वाली एक्सपेरिमेंटल विधि और फील्ड सेटिंग में होने वाली एक्सपेरिमेंटल विधि, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जानना है। तो सिलेबस के बारे में चर्चा होने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रयोगात्मक विधि के बारे में। तो एक परिभाषा से अगर हम लोग शुरू करें तो हम लोग को आसानी होगी और उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के क्रम में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और डील करेंगे। तो प्रयोगात्मक विधि वैसी विधि है, मैं परिभाषा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रयोगात्मक विधि वैसी विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता के द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न समूहों में प्रयोज्यों को यादृच्छिक या रैंडम ढंग से आवंटित भी किया जाता है ताकि स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच विश्वास के साथ कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित हो पाए। इंग्लिश में अगर एक बार कहें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन इन विच द एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर, यहाँ रिसर्च शब्द यूज किया गया है, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के रूप में लेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन इन विच द एक्सपेरिमेंटर or researcher studies the effect of manipulating of independent variable with confidence and randomly assign subject into different groups so that he may be able to establish the cause and effect relationship between the independent variable and the dependent variable। तो ये जो बातें थोड़ी जटिल भाषा में या अंग्रेजी में बोली गई उसको हम लोग एलोबरेट करें या समझें तो कोई बहुत विशेष बात नहीं बोली जा रही है। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो चरों की चर्चा है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। चरों में दो चर मुख्य रूप से नाम लिया गया है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। और दूसरी जो चर्चा है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। तो हम लोग एक एक करके इन दो चीज़ों को पहले थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद इस पूरी परिभाषा का सार, इस पूरी परिभाषा के तहत क्या कहने का प्रयास हो रहा है वो हम लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगा। चर के बारे में चर्चा पहले भी हुई है। शोध जब पढ़ाना शुरू हुआ तो चूंकि चर हर जगह आता इसलिए उसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में पहले भी की। आज थोड़ा सा उसको प्रिसाइसली फिर से करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। चर की परिभाषा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि चर वो फिजिकल या साइकोलॉजिकल एंटिटी या क्वांटिटी है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल एंटिटी या क्वांटिटी है जो अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मान, विभिन्न वैल्यूज को धारण कर सकता है। विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न समयों में अलग अलग मान ग्रहण कर सकता है, अलग अलग मान का हो सकता है, जो वेरी कर सकता है एज पर कंडीशन, एज पर टाइम, एज पर नॉर्म्स। फिजिकल चरों की बात करें तो वजन एक चर है। वजन अलग अलग होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम से लेके मीट्रिक टन और अंतरिक्ष के ग्रहों के भार तक। उसी तरह से लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका अलग अलग मान अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति में होता है। साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज ऐसे ही इसी तरह से होती हैं, सोशल क्वांटिटीज भी होती हैं। हमारा मुख्य फोकस साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज पे है। अगर हम नाम लें साइकोलॉजिकल चर का तो बुद्धि एक साइकोलॉजिकल चर होगा। आप भी साथ साथ सोच सकते हैं, एक तरफा नहीं हो। मैं अगर कुछ चरों की चर्चा कर रहा हूं तो मेरे साथ आप भी चिंतन करें कि और चरों के रूप में, साइकोलॉजिकल चरों के रूप में किनका नाम लिया जा सकता है। मैंने बुद्धि का नाम लिया, एक मौका आपके लिए है, सोचिए। खैर,
इमोशनल स्टेबिलिटी एक चर हो सकता है। लेवल ऑफ अग्रेशन एक चर हो सकता है। लेवल ऑफ एम्पैथी एक चर हो सकता है। इमोशनल कोशेंट एक चर हो सकता है। आप किसी दृढ़ता, किसी एक कार्य को करने के लिए दृढ़ता एक मनोवैज्ञानिक चर हो सकती है। क्रिएटिविटी एक चर हो सकती है। आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता एक चर हो सकती है। तो चर वैसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल और या दूसरे सोशल क्वांटिटीज हैं जिनका अलग अलग समय में अलग अलग मान हो। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो शोध के संदर्भ में ज़्यादा जरूरी हो जाती है वो ये है कि मान वो चर कोई भी ग्रहण करे लेकिन उसको मेज़र किया जा सकना चाहिए। उसको हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास जो भी क्षमता, उसके द्वारा उसका मापन किया जा सकना चाहिए। ये भी एक जरूरी शर्त है। अगर हमने जितने भी साइकोलॉजिकल चरों का नाम लिया, अगर इनका मापन करने का, इनको मेजर करने का हमारे पास टूल नहीं है तो शोध के लिए उनका इस्तेमाल एक चर के रूप में हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम शोध में वैज्ञानिक ढंग से मेजर्स, वैल्यूज को पुट करने की बात होगी तो चर तो है, हम समझ सकते हैं इनकी मात्रा किसी में ज़्यादा होती है, किसी परिस्थिति में कम होती है, किसी व्यक्ति में, किसी समाज में, किसी लिंग में, किसी संस्कृति में, किसी परिस्थिति विशेष में ज़्यादा कम हो। लेकिन अगर हमें इसके मापन का तरीका पता नहीं है, मापने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उन चर को चर होते हुए भी हम वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे शोध के लिए। तो एक और जरूरी क्राइटेरिया चर के साथ ये है कि उसका मापन हो सकना संभव होना चाहिए। हमने बुद्धि लिया, बुद्धि को मापने के लिए हमारे पास तमाम आईक्यू टेस्ट हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी को मापने के लिए आईक्यू टेस्ट हैं। लेवल ऑफ अग्रेशन को मापने के लिए आईक्यू टेस्ट्स हैं। समायोजन की क्षमता, दी टेंडेंसी, दी कैपेसिटी टू कोप एंड एडजस्ट, उसको मापने के लिए भी हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। तो उन टेस्ट के द्वारा उन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को, गुणों को न्यूमेरिकल रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से माप करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदान किया जा सकता है। और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे फिर कोई जोड़ तोड़ या कोई सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है। इसलिए मापन, चरों का मापन शोध के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विमा है, एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है उसका, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो चर की परिभाषा और विशेषता समझने के बाद प्रयोग के दृष्टिकोण से, एक्सपेरिमेंटल एज ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के दृष्टिकोण से चर 3 प्रकार के हैं। कुछ किताबों में इसके अलावा भी कुछ बात कही गई है, लेकिन सारी चीज़ों को मोरलेस इन 3 कैटेगरियों में डाला जा सकता है और ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वैसा चर है जो प्रभाव को उत्पन्न करता है और अपने आप में स्वतंत्र होता है। प्रयोग के दौरान इस चर के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अभी आगे एक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगी बात। पहले भी ऐसे कई बार चर्चा हो चुकी है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो चर है जिस पर प्रभाव, जिस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले वाला चर प्रभाव उत्पन्न करता था, ये प्रभाव पड़ने वाली चर है, ये प्रभावित होने वाला चर है। किसी खास प्रयोग में या किसी खास शोध में हम लोग उस चर को जिस पे प्रभाव पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण, उस चर को डिपेंडेंट वेरिएबल, नाम से भी स्पष्ट है, जो आश्रित है, जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा उत्पन्न हुए प्रभाव पर। तो ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रयोग की परिभाषा में ही देखा था और समझा था कि प्रयोग का मुख्य उद्देश्य
स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच स्पष्ट सहसंबंध को, देखो टर्म पे ध्यान देना है, स्पष्ट सहसंबंध को देखना, समझना और स्थापित करना है या पता लगाना है। अब इस स्पष्ट सहसंबंध से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की गणना की जा सकती है या उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग आगे चर्चा करते हैं अभी इसके बाद डिटेल से, लेकिन इन दो चरों के बीच में स्पष्ट सहसंबंध को स्थापित होने में कई ऐसे चर हैं जो बाधा डालते हैं, जिनके कारण ये जो दो लोगों के बीच का सहसंबंध है वो सिर्फ उन दो लोगों या दो चरों के ही बीच का ना रह जाकर कई और चीजों से प्रभावित होने लगता है। तो एक प्रयोग में वैसे तमाम चर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के सहसंबंध को निगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच डायरेक्ट सहसंबंध, डायरेक्ट कोरिलेशन को हम लोग जानने में, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में हमें बाधा महसूस होती है, उन सबको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाता है। तो चर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होंगे: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल वैसे सारे चर जिनके प्रभावों को शोधकर्ता नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, हटाता है, ओमिट करता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के सहसंबंध को, उसके रिलेशन को ही देखा, जांचा, परखा जा सके। हाँ, अब अगला जो हमारा मुद्दा है, अगला जो हमारा मेन विशेषता है इस विधि की, वो ये है कि ये डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की चर्चा करने की सबसे सक्षम विधि है। कॉज एंड इफेक्ट से मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण मात्र ही डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही कारण से हो रहा है और दूसरे सारे कारणों से नहीं हो रहा है। इस तथ्य को पूरे विश्वास और भरोसे के साथ एक्सपेरिमेंट मेथड के द्वारा ही कहा जा सकता है, किया जा सकता है। बाकी के जो तमाम मेथड्स हैं, जैसे अब हम ऑब्जर्वेशन मेथड की चर्चा करते हैं, उसमें आप किसी घटना का किसी घटना के कारण उत्पन्न हुए हालात का जब अध्ययन करने जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, तो आप उस घटना जो कि पहले घट चुकी है, जो कि इस प्रयोगकर्ता के दायरे के पहले, उसके इंटरवेन करने के पहले ही घटित हो चुकी है और उससे जो प्रभाव उत्पन्न हो चुका है, आप सिर्फ उसका अध्ययन करते हैं। और उस प्रभाव का अध्ययन करने के दौरान कई सारी चीजें एक्सट्रेनियस वेरिएबल के रूप में काम कर चुकी होती हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन के द्वारा पूरे भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले घट चुकी घटना के कारण ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम तरह के एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उनकी चर्चा नहीं की गई है, उनको रोकने की, उनको नियंत्रित करने की कोई बात नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात नहीं की जा सकती। इसी तरह से इंटरव्यू में अगर आप अपने इंटरव्यूअर से पूछते हैं कि फलां नेता के कार्यों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मनोभाव है, तो इसमें जो मनोभाव है उसके व्यक्त होने के कई सारे इंटरवीनिंग कारक होंगे। से फॉर एग्जांपल उसका कास्ट, उसका वो प्रदेश जो नेता के इर्द गिर्द है या नहीं, उसका धर्म, उसका जेंडर, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसके कारण वो बायस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और वो रिस्पॉन्स जो देगा उसके आधार पे निश्चित रूप से कॉज एंड इफेक्ट के रूप में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो हमारा शोध प्रयोगात्मक विधि जो है, ये विधि हमको स्वतंत्रता देती है कि हम पूरे भरोसे से, पूरे विश्वास के साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के तहत दो चरों के बीच के सहसंबंध को कह सके, बता सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत जोर जो है
वो बहिरंग चरों को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को रोकने पर, उसके प्रभाव को सीज करने पर, नियंत्रित करने पर होता है। दूसरी बात जो इस विधि को अन्य विधियों से अलग करती है, विशिष्ट बनाती है, इतना महत्वपूर्ण बनाती है, वो ये है कि इस विधि में प्रयोगकर्ता, शोधकर्ता के ऊपर स्वतंत्र चर में प्रभाव उत्पन्न करने वाले वेरिएबल में डायरेक्ट मैनिपुलेट करने का, बदलाव करने का, उसके मान को चेंज करने का उसको स्वतंत्रता, उसको अधिकार प्राप्त होता है, जिसके कारण वो अलग अलग मान के स्वतंत्र चर को इम्प्लीमेंट करके कंडीशंस में उससे उत्पन्न होने वाले रेस्पेक्टिव प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और विश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। ये स्वतंत्रता आप तमाम विधियां ले लें, शेड्यूल, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इन सारी विधियों में इंटरव्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे, लेकिन ये विशेषता, ये अपर हैंड शोधकर्ता के पास होता है। अब जितने भी थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग किए उसको प्रैक्टिकली 2 उदाहरण के द्वारा समझेंगे, और ये टास्क भी होगा आपका इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद, कि जो मैंने उदाहरण दिया है उससे अलग अपने अपने उदाहरण बताएंगे आप सभी मुझे, और उसमें आपने कौन कौन से वेरिएबल हैं उसको चर्चा करेंगे, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको आप उसकी भी पहचान करेंगे, और अपने स्तर से एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आप कैसे कंट्रोल करेंगे उसकी भी चर्चा आप करेंगे। वो टास्क होगा आपका। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि जो भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया उसको एग्जाम्पल के रूप में परिणत करें तो क्या होगा। तो मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि जो ये विधि है एक्सपेरिमेंट, इसमें मुख्य रूप से 2 स्तर हो सकते हैं, जहाँ से चरों, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन होता है। ये कई बार इसको रिसर्च डिज़ाइन भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग उतने वो हमारा विषय नहीं है, अभी उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे समझते हैं कि हम एक अध्ययन करना चाहते हैं, आज के वातावरण से रिलेवेंट एक टॉपिक लेते हैं कि कोविड-19 ये जो महामारी फैली हुई है, इस पे किसी एक कंपनी ने कोई एक इंजेक्शन बनाया, एक एंटीडोट बनाया, और वो इसका प्रभाव देखना चाह रही है कि एक सैंपल पढ़ाई हो चुकी है आपको, कि एक सैंपल जो पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, उस पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो अगर एक पूरे सैंपल को एक ही ग्रुप में रखा जाए, मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ, एक ही ग्रुप में, और उस पूरे ग्रुप का इंजेक्शन देने के पहले सिम्टम्स का मापन किया जाए, जो तमाम पैरामीटर्स है कोविड-19 के, सांस लेने में तकलीफ, हाई ग्रेड फीवर, सूखी खांसी, और तमाम जो मॉडिफाइड वर्जन्स में अभी रिपोर्ट भी हो रहे हैं केसेस। कल ही एक रिपोर्ट हुआ कि बोलने में दिक्कत भी साइन हो सकता है कोविड-19 इन्फेक्शन का। एनीवेज, तो सबसे पहले उस पूरे सैंपल में मान लो 100 लोग हैं, सबको एक ही ग्रुप में हमने रखा, और उस ग्रुप को इंजेक्शन देने के पहले उनके सारे लक्षणों का मापन किया, ग्रुप के सभी सदस्यों का, और फिर उस ग्रुप के सभी सदस्यों को इंजेक्शन दिया गया, 100 के 100 लोगों को इंजेक्शन दिया गया। कुछ समय के पश्चात, जैसा कि कंपनी दावा करती है, भाई 24 घंटे के बाद या 48 घंटे उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो से फॉर एग्जांपल 48 घंटों के बाद फिर हम लोगों ने उन सारे 100 के 100 लोगों का मापन उन्हीं पैरामीटर्स पे जिनका शुरू में हमने मापन किया था, उन्हीं पैरामीटर्स पे दोबारा से मापन किया। अभी जो प्री एंड पोस्ट, प्री मतलब प्रयोग के शुरू होने के पहले, और पोस्ट प्रयोग के शुरू होने के बाद जो मापन किया गया 2, मेजरमेंट लेवल 1 शुरुआत में, मेजरमेंट लेवल 2, इन दोनों मापनों के बीच का जो अंतर है, इसका सांख्यिकीय विश्लेषण करने पे हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो जो वैक्सीन है वो
कारगर है या नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंगल ग्रुप डिज़ाइन है, जिसमें एक्सपेरिमेंट विधि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप, एक ही सैंपल जो एक ग्रुप में है, एक समूह में है, उस पर अप्लाई किया जाता है। उसी का प्री एंड पोस्ट, शुरुआत में और अंत में मापन करके उन दो सेट ऑफ डेटास का साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वहीं अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल से अलग इतर एक से ज़्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा का मतलब 2, 3, 4 और ज़्यादा भी ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पे उन तमाम ग्रुप्स में हम लोगों को सबसे पहले सैंपल को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने से मतलब उस प्रक्रिया से है ताकि दोनों ही ग्रुप में बिल्कुल एक तरह के एक गुण धर्म वाले सैंपल विद्यमान हो और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का प्रभाव कम से कम हो सके जो सैंपल सिलेक्शन के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप जो 2 से लेके और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उन सारे ग्रुप पे सैंपल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो इसी कोविड-19 सिचुएशन में एक प्रयोगकर्ता डेटा कलेक्शन के लिए प्रयोगात्मक विधि का इस्तेमाल करके ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन के कारण आज 56 या 57 दिन हो गए और आगे अभी गाड़ी कहाँ तक रुकेगी, एक रहस्यमय प्रश्न है। मान के चलते हैं 56-57 दिन जो आज हुए हैं हमारे, इस लॉकडाउन के कारण उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, सामयिक स्थिरता जो एक ट्रेट है, उस पर क्या अंतर पड़ रहा है, ये जानते हैं हम लोग शोध की इस विधि के द्वारा, डेटा कलेक्शन की इस विधि के द्वारा। तो इसके लिए वो शोधकर्ता एक तरीका अपनाता है कि वो 100 लोगों का सैंपल लेता है पॉपुलेशन से और उन 100 लोगों में जो गुण धर्म में एक जैसे हैं उनको 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स में बांटता है। इक्विवेलेंट ग्रुप में बांटने से मतलब वो दोनों ग्रुप में बिल्कुल एक जैसे ही प्रवृत्ति के, एक जैसे ही गुण के, एक जैसे ही स्वभाव के, एक जैसे ही ट्रेट्स के लोग दोनों ग्रुप में होंगे ताकि दोनों ग्रुप आपस में मैच्ड हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ सुमो पहलवान हो जाए और एक तरफ बिल्कुल मैलनरिस्ट कुपोषित लोग हो। दोनों ग्रुप्स, वो एक अलग प्रक्रिया है सैंपलिंग के तहत, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कि कैसे, वो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, कि वो रैंडमाइजेशन करके दोनों ग्रुप को बिल्कुल इक्विवेलेंट बनाता है। एक ग्रुप का नाम रखता है कंट्रोल ग्रुप और एक ग्रुप का नाम रखा जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कहने से मतलब है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हस्तक्षेप नहीं होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहने से मतलब है कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हस्तक्षेप होगा। यहाँ पे हमारा जो सेटअप है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लॉकडाउन और इमोशनल स्टेबिलिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा जो बाकी चर होंगे वो सब कंट्रोल वेरिएबल होंगे जिसको हम लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत होगी। इस तरह के सेटअप में जहां एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं वहां पे दो ग्रुप न्यूनतम होंगे, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वाले प्राणियों को कुछ विशेष व्यवस्था करके हमारा प्रयोगकर्ता ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि उस ग्रुप पे लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया जाएगा। मतलब वो ग्रुप जैसे पहले सामान्य रूप से विचरण कर रहा था, स्वतंत्र घूम रहा था, उसको वैसी आज़ादी होगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम सभी लोगों की तरह 57 दिनों तक लॉकडाउन में रख दिया गया। कोई बच्चा ये प्रश्न पूछ सकता है आज के डेट में ये कैसे संभव, लेकिन समझने के लिए बात है। आज तो सभी को लॉकडाउन में रहना है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो डेटा कलेक्शन के लिए तो लॉकडाउन के प्रभाव क्या है सामान्य मानवों पर देखना हो तो एक ग्रुप को लॉकडाउन से मुक्त रखे जिसको हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप कहा, दूसरे ग्रुप को लॉकडाउन में रखे जिसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा। अब एक समय के उपरांत दोनों ग्रुप्स का हम लोगों ने डेटा लिया। कंट्रोल ग्रुप का एक इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लगा करके डेटा लिया और
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी जितने दिनों का लॉकडाउन रखा, 57 दिनों तक तो किसी को मानवीय आधार पर नहीं रखा जा सकता, चलो 4 या 5 दिन तक हमने उसको लॉकडाउन में रखा, तो 5 दिन के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और उन्हीं 5 दिनों के बाद जिस दौरान जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है पूरी तरह स्वतंत्र है, दोनों का डेटा लिया गया। और फिर उस दोनों डेटा को, एक डेटा कंट्रोल ग्रुप का जो स्वतंत्र है घूमने के लिए फिरने के लिए सामान्य दिनों की तरह, और दूसरा डेटा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जिसको बंदिश में रखा गया, कंट्रोल में रखा गया 5 दिन तक, उन दोनों डेटाओं के बीच के सहसंबंध को वैज्ञानिक ढंग से सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि लॉकडाउन का इमोशनल स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो तरह का शोध समस्या के अनुसार दो स्थितियों में डेटा कलेक्शन के लिए डिजाइन बनाया जा सकता है, इसमें एक ही ग्रुप हो या एक से ज्यादा ग्रुप हो। और इन दोनों ही ग्रुपों में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की चर्चा की, और साथ ही साथ वो सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी हमें समझना होगा जो यहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे दूसरे वाले ग्रुप में जहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं लॉकडाउन वाले पीरियड में, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के रूप में कई सारी चीजें आ सकती हैं जिसकी रोकथाम हम लोगों को करनी होगी। से फॉर एग्जांपल जेंडर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ सकता है, जिसकी रोकथाम करने के लिए सैंपल में जेंडर या तो सभी लोग सेम हों, एक ही जेंडर के हों, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। इंटेलिजेंस एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है, उसके लिए सबको एक समान इंटेलिजेंस का दोनों ग्रुप में बंटवारा किया जाए लोगों का, ये सारे प्रावधान हम लोगों को करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने का, समझने का, एक्सप्लोर करने का प्रयास शोधकर्ता करता है और अपना डेटा कलेक्ट करता है। तो ये मोटे तौर पे एक्सपेरिमेंट एज ए मोड ऑफ डेटा कलेक्शन की चर्चा, विशेषता, उसकी रूपरेखा है। आप लोग अपने अपने ढंग से उदाहरण बनाएंगे और हमको बताएंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या टाइप्स हैं इसके, जो लैबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसकी चर्चा करेंगे और उसके रिलेटिव गुण दोषों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।